Hi, Assalamu alaikum. I hope that you all are doing great. Today we are going to start a new chapter, that's the chapter number 6, and namely judiciary. इसके कोई पर्टिकुलर टॉपिक उठाने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा उन तमाम टॉपिक्स के बारे में जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। और वो टॉपिक्स क्या है, प्लीज़ हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। ये टॉपिक जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, व्हाट्स द रूल ऑफ लॉ, व्हाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, व्हाट आर द provisions that ensure the independence of judiciary in India, how are judges appointed, what are the powers of the Supreme Court and high courts, how do they use their powers for the public interest. These are the topics which we need to study in this chapter. Before taking up the first topic, that's the rule of law for discussion, let's इंट्रोड्यूस द जुडिशरी फर्स्ट। ये जुडिशरी है क्या? अगर आपको याद ही होगा, जब मैंने प्रीवियस चैप्टर्स पढ़ाए, जैसे एग्जीक्यूटिव के रिलेटेड मैंने चैप्टर पढ़ाया, लेजिस्लेचर के रिलेटेड मैंने चैप्टर पढ़ाया, उससे पहले भी एट मैनी ओकेजन्स मैंने इस चीज़ को डिफाइन किया है कि जुडिशरी क्या है, जुडिशरी क्या है। उसी चीज़ को मैं और फिर से इस टाइम रिपीट कर रहा हूँ कि जब मैंने लेजिस्लेचर पढ़ाया उस टाइम मैंने बोला कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को किस तरह से डिवाइड किया गया। एक तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को अगर हम देखेंगे, इसको दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एक तो हॉरिजॉन्टली और सेकंड इज वर्टिकल। और जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज ऑन द बेस ऑफ फंक्शन, इट इज ऑन द बेस ऑफ फंक्शन के बेसिस पे किया है। एंड जो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज ऑन द बेस ऑफ जियोग्राफी, इट इज ऑन द बेस ऑफ जियोग्राफी। और जो हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज the power here, the power is distributed among the three principal organs or branches of the government, namely judiciary, executive and legislature. Here in this case, the power is distributed or shared between the different levels of the government, that is union government, state government, local self governments. This is on the basis of geography and this is on the basis of functions. तो ये आपको यूनियन लेवल पे भी मिलेगा और आपको स्टेट लेवल पे भी मिलेगा। और मैंने उस टाइम भी डिफाइन किया कि इन जो ऑर्गन्स है, ये जो 3 डिफरेंट ऑर्गन्स है, इनके क्या फंक्शंस है। एग्जीक्यूटिव का जैसे फंक्शन क्या है, टू पुट द लॉ इनटू इफेक्ट और मींस इन्फोर्स द लॉज। और लेजिस्लेचर का काम क्या है, टू मेक द लॉज। और जुडिशरी का काम क्या है, टू अप्लाई दोज लॉज एंड टू इंटरप्रेट दोज लॉज व्हिच द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव मेक्स. So simply we can define the judiciary that it's the branch of the government responsible for application and interpretation of laws. क्या है वो गवर्नमेंट का वो ऑर्गन है जिसका क्या काम है, लॉज को अप्लाई करना और लॉज को इंटरप्रेट करना। ये इंट्रोडक्शन थी। लेट्स टेक अप द टॉपिक दैट्स द रूल ऑफ लॉ, दैट्स व्हिच इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। रूल ऑफ लॉ अगर आपको याद होगा, मैंने 2 बार इसको पढ़ाया है। एट द आउटसेट जब हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े थे उस टाइम भी मैंने आपको पढ़ाया, और फिर जब मैंने आपको राइट्स पढ़ाए उस टाइम भी मैंने रूल ऑफ लॉ आपको अच्छे से पढ़ाया। उसी चीज़ को आज हमें फिर से क्या करना है, रिपीट करना होगा और कुछ नहीं। जैसे रूल ऑफ लॉ आपको याद होगा, किसने दिया था, एवी डाइसी। तो जो मैंने बोला है कि ये एक ब्रिटिश लीगल एक्सपर्ट थे, तो उसी ने एक कंसेप्ट दिया है। और आपको हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मिलेगा, अंडर आर्टिकल 14 में ये वाला कंसेप्ट मिलेगा। और इस कंसेप्ट का मतलब क्या है, रूल ऑफ लॉ, व्हाट इट मीन्स। रूल ऑफ लॉ मैंने यहाँ पर लिखा है कि इट मीन्स गवर्नमेंट मस्ट बी कैरीड ऑन अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द कंट्री and not according to the whims of the rulers of the country. For example, जो हमारी कंट्री है, अगर हमारी कंट्री में गवर्नमेंट को रन करना होगा तो उस गवर्नमेंट को किस तरह से रन करना होगा, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू द लॉज व्हिच आर मेंशन्ड in our constitution, not according to the whims or according to the dictates of our rulers. For example, और जो हमारे गवर्नमेंट जिन्होंने बनाई है, हमारी गवर्नमेंट को इस तरह से रन नहीं करना है जिस तरह से वो चाहेंगे। नो, उन्हें गवर्नमेंट को कैसे रन करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उन प्रोविजंस के हिसाब से जो किसमें मेंशन किए गए हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं। दिस इज व्हाट एक्चुअली दिस रूल ऑफ लॉ मीन्स।
And you know that the constitution is referred as the fundamental law of the land, fundamental law of the land, or the supreme or the highest law of the land. So every country, every state must be run according to the highest law of that state or the supreme law of that country. तो यही रूल ऑफ लॉ का माने है, यही इसकी मीनिंग है जो किसने कंसेप्ट दिया है, डाइसी ने कंसेप्ट दिया है. मैंने यहाँ पर और एक स्टेटमेंट लिखा है, फंडामेंटल प्रिंसिपल, रूल ऑफ लॉ इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम. ये क्या है, जो मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम है इसका एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है. एज इट इंश्योर्स इक्वालिटी ऑफ ऑल, as it ensures the equality of all men and women, rich or poor, officials and non-officials. It doesn't discriminate between between different groups. It doesn't discriminate against anyone. ये इंश्योर क्या कर लेता है, इक्वलिटी इंश्योर कर लेता है. ये डिफरेंशिएट नहीं करता, कोई ऑफिशियल है वो लॉ से बड़ा होगा, कोई नॉन ऑफिशियल है वो लॉ से नीचे है, मीन्स लॉ से बिलो है, या कोई जो अगर फॉर एग्जांपल अगर वुमेन्स है वो लॉ से बिलो है और मेन लॉ से अब वो है. नो, इट इंश्योर्स व्हाट इट सेज दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ. उस टाइम भी मैंने आपको बोला कि जो ये डाइसी का कंसेप्ट है रूल ऑफ लॉ, इसके 3 एलिमेंट्स हैं और 3 prepositions. I have written those prepositions here. If you will see, first one is the absence of arbitrary power. जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है दैट्स द एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर. दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, आर्बिट्रेरी पावर, नो पर्सन शैल बी punished except for the violation of the law. No person shall be punished except for the violation of law. मीन्स उसका ये किसकी मीनिंग में बोल रहा हूँ, किसकी डिफिनेशन बोल रहा हूँ, एब्सेंस ऑफ द आर्बिट्रेरी पावर्स. मतलब कि अगर कोई भी ऑफिशियल किसी को पनिश करना चाह रहा है, या कोई ऑफिशियल ये चाहता है कि मुझे किसी पर्सन को पनिश करना है, और वो पनिश इसको क्यों करना है, किस बेस पे करना है, तो इसी बेस पे करना है कि अगर इसने कोई लॉ उस टाइम जो लॉ इफेक्ट में होगी, जो लॉ उस टाइम इन्फोर्स्ड होगी, अगर उसने उस लॉ को क्या किया है, वायलेट किया है, तो जाके उसको क्या सजा मिल सकती है, अदरवाइज उसको सजा नहीं मिल सकती. कोई ऐसा फॉर एग्जांपल अगर किसी ऑफिशियल को मर्जी हुई कि नहीं इस टाइम में चेयर पर बैठा हूँ, मेरे पास पावर्स है, जो सामने आएगा तो मैं उसको सजा दे सकता हूँ या मैं उसको सजा दूंगा. नो, रूल ऑफ लॉ सेज कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. आप आर्बिट्रेरली, आप अपने विल पर, अपनी चॉइस पर, जब आपको लगे कि जब आपको मर्जी हो जाएगी तो आप किसी को सजा दोगे. नो, ऐसा नहीं कर सकते आप. तो आप खाली एक पर्सन को तभी सजा दे सकते हो, तभी पनिश कर सकते हो अगर उसने किसी लॉ को क्या किया है, वायलेट किया है, अगर उसने किसी लॉ को वायलेट किया है. सेकंड इज इक्वलिटी बिफोर लॉ. Second is the equality before law. It simply means equal subjugation of all, whether poor or rich, men or women, official or non-official, to the ordinary law of the land, or fundamental law of the land. इसका मतलब ये है कि कोई भी सिटीजन, जो भी सिटीजन्स है किसी भी कंट्री में, चाहे वो ऑफिशियल्स है, चाहे वो नॉन ऑफिशियल्स है, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो मैन हो, चाहे वो पुअर हो या चाहे वो रिच है, वो कानून के सामने बराबर है. In the eyes of the law they are equal. कानून के सामने वो सब बराबर है, चाहे वो PM हो, चाहे वो CM हो, चाहे वो कोई कॉमन पर्सन हो. Before law they all are equal. जो थर्ड एलिमेंट है इसका, जो लास्ट एलिमेंट है, दैट्स द प्राइमेसी ऑफ द राइट्स. इट मींस दैट जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फॉर एग्जांपल मैंने अभी बोला कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड और द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड. जो हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड है या फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड जो है, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से द सुप्रीम लॉ ऑफ द जो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड जो है, ये क्या है, इट्स द रिजल्ट ऑफ द राइट्स. दैट मीन्स हमारे राइट्स के होते हुए वो कॉन्स्टिट्यूशन और वो फंडामेंटल लॉ बन गई है. राइट्स ने मिलके उस लॉ को बनाया है, दैट्स द प्राइमेसी ऑफ द राइट्स. मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट्स द रिजल्ट ऑफ द राइट्स, एंड नॉट द सोर्स ऑफ द राइट्स. दैट मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द सोर्स ऑफ द राइट्स. Constitution, simply the fundamental law, is not the source of the rights, but is the result of the rights. Who says this? Daisy says this.
जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो राइट्स के रिजल्ट से बनी है, नॉट द सोर्स ऑफ द राइट्स। क्योंकि मैंने आपको उस टाइम भी बोला है कि ये जो दो एलिमेंट्स है, दे अप्लाई इन इंडिया, दे आर फाउंड इन केस ऑफ इंडिया बट नॉट थर्ड वन, बिकॉज हियर आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द रिजल्ट और द प्रोडक्ट ऑफ द राइट्स बट इज द सोर्स ऑफ द राइट्स। ये 3 प्रिंसिपल्स दिए थे किसने दिए थे? डाइसी ने। और this is the fundamental principle of the modern judicial system. Now the next topic which you see there is the independence of the Indian judiciary. तो जुडिशरी आपने देखा कि जुडिशरी क्या होता है, उसका काम क्या है। अगर इंडिया में तो ओब्वियसली जुडिशरी है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको सेपरेशन ऑफ पावर्स मिलेगा। हाँ, मानता हूँ कि रिजिड सेपरेशन नहीं है जो कि आपको यूएस में मिलेगा, उस तरह की सेपरेशन यहाँ पे नहीं है, बट देयर इज सेपरेशन। ओवरलैपिंग तो जरूर आपको मिलेगी, कभी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर की स्फीयर में जाता है, कभी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के लिए जुडिशरी एग्जैक्ट या लेजिस्लेचर की स्फीयर में चली जाती है, और कभी वो इसकी स्फीयर में चली जाती है। लेकिन टू द मोस्ट ऑफ द एक्सटेंट अगर हम देखेंगे, आवर जुडिशियल सिस्टम और आवर जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। वही हमें देखना है कि इंडिपेंडेंस इसकी क्यों चाहिए, क्या जरूरत है इंडिपेंडेंस की। Why independence is needed? Why the independence of the judiciary is needed? यहाँ पे मैंने नीड लिखा है interpretation of the constitution finally it is the final agency there in the country or in India which can interpret the constitution or the provisions of the constitution। आपको मैंने अभी बोला कि जो ऑर्गन्स है हमारे गवर्नमेंट की, जो ऑर्गन्स है हमारे गवर्नमेंट के ऑर्गन्स, 3 ऑर्गन्स है, दैट इज जुडिशरी और लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। ये 3 ऑर्गन्स है और ये पावर्स, इनको अलग अलग पावर्स मिली है। और इनको पावर्स कहाँ से मिले हैं? इनको पावर्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिली है। कहाँ से मिली है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो देयर इज बाउंड दैट के डिफरेंसेस अराइज हो सकते हैं। कभी ये बोल सकता है कि नहीं, इस कोई पर्टिकुलर प्रोविजन ने हमें एम्पावर किया है, किसी अथॉरिटी या किसी इशू को किसी इशू पर पावर एक्सरसाइज करने के लिए। और ये कभी कह सकता है नहीं, इसी पर्टिकुलर प्रोविजन पे किसी पर्टिकुलर मैटर को अगर पावर एक्सरसाइज करना है, वो पावर्स मुझे मिले, और इस तरह के क्लेम्स ये भी कर सकता है, क्योंकि एक ही सोर्स से इनको क्या करना है, एक ही सोर्स से इनको पावर्स डिराइव करने हैं। तो इसीलिए डिफरेंसेस इनके बीच हो सकती है, अब उस प्रोविजन को जिस पे इनको कोई डिफरेंस अराइज होगी, उस प्रोविजन को कौन इंटरप्रेट कर लेगा, फॉर एग्जांपल कभी अगर इन दोनों की बात करेंगे, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव, अगर इन तक ही रखेंगे, ये इस तरह से उसको इंटरप्रेट कर लेगा कि पावर्स इसकी इंटरप्रिटेशन वैसे किसके फेवर में होगी? एग्जीक्यूटिव के फेवर में ही होगी। और अगर लेजिस्लेचर तक ही रखेंगे तो ये इस तरह से उस प्रोविजन को क्या कर लेगा? इंटरप्रेट कर लेगा, और इसके इंटरप्रिटेशन किसके फेवर में होगी? इसके फेवर में होगी। और ये उस चीज को एक्सेप्ट, ये वाला इसके इंटरप्रिटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर लेगा, और ये इसके इंटरप्रिटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर लेगा। इसलिए डिफरेंसेस डिस्प्यूट में भी चेंज हो सकता है। टू रिजॉल्व दिस मीन्स टू इंटरप्रेट द प्रोविजन, इस ऑर्गन को एम्पावर किया गया है, और जो जिस तरह से उसको इंटरप्रेट कर लेगा, उस प्रोविजन को इंटरप्रेट कर लेगा, वो इंटरप्रिटेशन फाइनल होगी, फाइनल होगी। और इसी को ये पावर्स मिले हैं, टू इंटरप्रेट द प्रोविजंस टू सेटल द डिस्प्यूट्स बिटवीन द ऑर्गन्स। That means is the final interpreter of the constitution। यहाँ पे मैंने लिखा है interpretation of the constitution। Second, why we need the independence is to strengthen the federal nature of the Indian political system। आपको पता ही है कि जो हमारा political system है, that is the federal in nature। Although हमारी constitution ने ऐसा provision mention नहीं किया, there is mention of the union of states as far as Article 1 is concerned। लेकिन फेडरल कैरेक्टर हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में आपको ऑब्वियसली दिखेगा। टू स्ट्रेंथन दैट फेडरल नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम। इसी तरह से मैंने अभी आपको बोला कि जो अभी ये बात चल रही थी, हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन की चल रही थी, और जो है ना वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी मिलेगा। दैट मीन्स यूनियन गवर्नमेंट ऊपर, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स, उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, इनको भी अलग अलग पावर्स मिलेगी। अगर आपको याद ही होगा जो लिस्ट्स के बारे में मैंने बोला था, यूनियन लिस्ट
उसके बाद मैंने स्टेट लिस्ट की बात की थी, और इनको पावर्स किस तरह से मिल जाते हैं, इनको ये स्टेट जो है ना, स्टेट ही पावर असाइन कर लेता है, और स्टेट को ये सब करने के लिए किसने एम्पावर किया है, यूनियन गवर्नमेंट ने, दैट मीन्स पार्लियामेंट ने। तो आप ओवेस्ट इनको ये पावर्स मिले हैं, ये भी एक ही सोर्स से ही, ये भी दैट मीन्स स्टेट को तो पावर्स मिले हैं स्टेट लिस्ट के रूप में, उसी तरह से यूनियन गवर्नमेंट को पावर्स मिले इन द फॉर्म ऑफ द यूनियन लिस्ट। अब फिर से यहाँ से जो सोर्स है पावर डिराइव करने का वो सेम है, जहां आपने यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर आपने देखा वो सेम है, कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर भी सेम है और वही कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसलिए यहाँ पर भी डिस्प्यूट्स इनइविटेबल है, डिस्प्यूट्स डेफिनेटली हो सकते हैं। और आपने देखा भी है मेनी ए टाइम्स, कभी वाटर पर डिस्प्यूट्स होते हैं, कभी पावर पर डिस्प्यूट होता है, कभी ट्रेड पर डिस्प्यूट्स होते हैं, और बहुत सारे रीजन्स है वहाँ पर जिन पर डिस्प्यूट्स इन बीच के होते हैं। जैसे अभी जो हमारा आर्टिकल 370 रिपील किया गया, उसके साथ ही 35A को रिपील किया गया, एक डिस्प्यूट जनरेट हुआ, एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट जनरेट हुआ, एक लीगल डिस्प्यूट जनरेट हुआ, बहुत सारे इश्यूज साइड किए जाते हैं, बहुत सारे रीजन साइड किए जाते हैं। कोई ये कहता है कि उन्होंने जिस तरीके से जो मैकेनिज्म उसको जो मैकेनिज्म उन्होंने फॉलो किया उसको रिपील करने का वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं है। कोई ये कहता है कि नहीं, कि जो उन्होंने वो अमेंडमेंट किया वो गलत है। दैट मीन्स एक डिस्प्यूट अराइज हुआ है, और डिस्प्यूट को कौन सॉल्व कर लेगा, तो वहां पे कोई तो होना चाहिए ना जिसको सॉल्व करना है, तो वैसे जुडिशरी है। हाँ, अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो उस टाइम वो काम किसने किया, उस टाइम वो काम पहले एग्जीक्यूटिव ने किया, उसके बाद ही लेजिस्लेचर ने भी सपोर्ट किया, और फाइनली दोनों ने मिलके किया, लेजिस्लेटर एग्जीक्यूटिव ने मिलके किया। अब अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमें वो वापस मिलना चाहिए, तो ऑब्वियसली हमें कहाँ जाना है, जुडिशरी के पास जाना है। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होती तो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट नहीं होती, इन्हीं के अंडर में होती, तो यहाँ से इसको प्रेशराइज किया जाता, तो ये जस्टिस वहाँ पर डिलीवर नहीं कर सकता। क्योंकि इसको प्रेशराइज ये दो ऑर्गन्स कर लेंगे, कौन, एग्जीक्यूटिव कर लेगा और लेजिस्लेचर कर लेगा। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इसको क्या कर लेगा, प्रेशराइज कर लेगा। क्यों प्रेशराइज कर लेगा, आपको जो डिसीजन देना है 370 के बारे में डिसीजन देना है, वो आप हमारे डिसीजन के फेवर में दे दो, इस तरह से वहां पे फेयर जस्टिस डिलीवर जुडिशरी नहीं कर सकता। तो ये भी यहाँ से भी नीड, इंडिपेंडेंस की नीड जरूरी है। और नेक्स्ट वन जो है, दैट्स लास्ट वन, इज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इट्स द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए, उस टाइम मैंने अच्छे से इलाबोरेट किया है कि हाउ इट्स द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो मैंने आपको बोला है, मैंने आपको पढ़ाया है आर्टिकल 32, अगर आपको याद होगा कि द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, आर्टिकल दैट डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। अगर हमारे वो फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाते हैं तो उस आर्टिकल के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं, फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इवन कि हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, जैसे मैंने पढ़ाया अंडर आर्टिकल 226, बट दैट्स नॉट द फंडामेंटल राइट। क्योंकि जुडिशरी है, जैसे मैंने उस टाइम बोला कि सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, गार्डियन और द प्रोटेक्टर और डिफेंडर ऑफ आवर राइट्स। अगर हमारे राइट्स वायलेट होता है, हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और वैसे राइट्स किस तरह से वायलेट हो सकते हैं हमारे, या तो लेजिस्लेचर थ्रू लॉ वायलेट कर लेगा, या तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स और डिक्रीज और पॉलिसीज की या कोई एक्शंस के थ्रू उन राइट्स को वायलेट कर सकता है। तो उस टाइम हमें उन राइट्स को रेस्टोर करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए कहाँ जाना होता है, जुडिशरी के पास जाना होता है। सपोज हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सपोज हम कहाँ चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, अगर हमारे राइट्स वायलेट हो गए, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट होगा तो जाके वो हमें क्या कर लेगा, इंसाफ दे सकता है। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है, जिस बॉडी ने उन राइट्स को वायलेट किया था, वो बॉडी उसको प्रेशराइज करके यही बोलेगी नहीं आप वही कर लो, आप उसी चीज को स्टैंड रख लो जो हमने क्या किया, जो हमने ऑलरेडी किया है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते, फॉर एग्जाम्पल अगर लेजिस्लेचर ने किसी लॉ के थ्रू हमारे राइट्स को वायलेट किया, तो इसके अगेंस्ट हमें कहाँ जाना है, सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है, वो इसको डांट सकता है लेजिस्लेचर को, और इसने जो लॉ बनाया
बनाई है उसको नल एंड वॉइड करार दे सकता है और वो इलीगल लॉ हो सकती है। लेकिन अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं है तो लेजिस्लेचर सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलेगा, नहीं आप वही कर लो जो हमने किया है, जो लॉ हमने बनाई है वो आप अपहोल्ड रख लो, वो आप कंटिन्यू कर लो, नहीं तो हमारे वो कुछ और कर लेंगे, नहीं तो आपको ही चेंज कर लेंगे, इसमें जो बॉडी है उसको चेंज करेंगे, पूरी जुडिशरी को खत्म कर लेंगे। तो इस पर जब ये प्रेशराइज होगी, जब इस पर प्रेशर क्रिएट किया जाएगा तो ये फेयर जस्टिस फिर नामुमकिन है, फेयर जस्टिस फिर नामुमकिन नहीं है। इसके एडमिनिस्ट्रेशन में तो अनड्यू इंटरफेयर कर लेगा, इनके एग्जेक्टिव भी अनड्यू इंटरफेयर कर लेगा, तो ये फिर अच्छे से विदाउट फेवरेटिज्म एंड विदाउट फेयर एंड विदाउट फेवरेटिज्म ये जस्टिस को डिस्पेंस नहीं कर सकता। तो इसीलिए इसकी इंडिपेंडेंस जरूरी है। अब ये इंडिपेंडेंस तो जरूरी है, लेकिन ऑब्वियसली तो इसके लिए कुछ प्रोविजंस भी होनी चाहिए, अदरवाइज ये एक लिप सर्विस ही है, अदरवाइज हम कह सकते हैं इट्स ए लिप सर्विस। अगर इसके प्रोविजंस नहीं है, अगर आपके पास मुंह है तो दांत नहीं है तो क्या फायदा है उस मुंह का, ना आप कुछ काट सकते हो ना आप कुछ चबा सकते हो। अगर ये चीजें हैं, अब इसके लिए क्या होने चाहिए, प्रोविजंस भी होने चाहिए ताकि वो इंडिपेंडेंस को इंश्योर करके रखे। तो वो प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बिल्कुल प्रोवाइड किए हैं और वो प्रोविजंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे कि मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। फर्स्ट प्रोविजन, अगर आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा और बहुत सारी जगहों पे हमने मेंशन भी किया होगा कि जो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट है वो डिफरेंट है, जैसे आप लेजिस्लेचर में देखते हो, जैसे आप एग्जीक्यूटिव में देखते हो, इट्स इंटायरली डिफरेंट इन दिस केस। यहाँ पे जो जुडिशरी के मेंबर्स होते हैं, चाहे वो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो जज ऑफ द हाई कोर्ट हो, दे आर सिलेक्टेड और दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द मेंबर्स ऑफ द जुडिशरी इटसेल्फ। In consultation with the members of the judiciary itself, means president means obviously cabinet, और साथ में वो कैबिनेट किसको कंसल्ट कर लेता है, मेंबर्स ऑफ द जुडिशरी। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं खाली कैबिनेट ही डिसीजन नहीं ले सकता इनके अपॉइंटमेंट के बारे में, क्योंकि उसको डेफिनेटली किसको कंसल्ट करना होता है, जुडिशियल मेंबर्स को कंसल्ट करना होता है। ये क्यों रखा गया, क्यों जुडिशियल मेंबर्स को कंसल्ट करना होता है, ताकि इसमें निपोटिज्म, पॉलिटिकल एक तो निपोटिज्म, सेकंड फेवरेटिज्म, इन चीजों को यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी और पॉलिटिकल कंसेशंस को जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि कैबिनेट क्या अगर हम कैबिनेट तक ही रखते, अगर ये कैबिनेट तक ही रखा होता, दैट मीन्स कि अगर अपॉइंटमेंट खाली कैबिनेट को ही करनी होती, बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस पर भी उनको क्या अपॉइंट किया जाता। किसी ने वोट दिया या किसी ने प्रॉमिस किया मैं इतना डोनेशन देता हूँ, मैं इतना डोनेशन दूंगा, आप अगर मुझे जुडिशरी में अपॉइंट कर लोगे, या बहुत सारे ऐसे रीजन साइड किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिनके थ्रू बाद में जिनको यूटिलाइज करके या जिनको इस्तेमाल करके जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स की जाती है। लेकिन उन चीज़ों को दूर रखने के लिए जैसे पॉलिटिकल कंसेशंस, नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म को दूर रखने के लिए ये दो मिलके ही अपॉइंटमेंट कर लेते हैं, जुडिशियल मेंबर्स और प्रेसिडेंट, और सिंपली वी कैन से कैबिनेट, ये दो मिलके क्या कर लेते हैं, अपॉइंटमेंट कर लेते हैं। सेकंड इज द सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर। एक बार जब जजेस हाई कोर्ट हो या जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो, उनको जब अपॉइंट किया जाता है, या लोअर जुडिशरी के जो जजेस हो उनको जो अपॉइंट किया जाता है, दे कैन नॉट बी रिमूव्ड। हाँ, अगर इनको रिमूव करना भी होगा, दे विल बी रिमूव्ड इन अ मैनर which is mentioned in the constitution and only on the grounds which are mentioned in the constitution। वो हम आगे अच्छे से पढ़ना है कि मैनर क्या है, किस मैनर के थ्रू इनको क्या किया जाता है, इनको रिमूव किया जाता है, या वो क्या ग्राउंड्स है जिन पर इनको क्या रिमूव किया जाता है। जो आपको मैंने पढ़ाया भी है, मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी, वो डिटेल हमें आगे पढ़ना है। And third provision is the expenses charged on the consolidated fund of India। expenses charged on the consolidated fund of India। जो भी expenses है, चाहे वो सैलरी के रिलेटेड हो, चाहे वो पेंशन का रिलेटेड हो, इवन की जो इनका जो स्टाफ है उसकी जो सैलरी हो, उसका पेंशन हो, इवन के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी, जो जुडिशरी की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं, दे ऑल आर चार्जेड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि दे आर नॉट सब्जेक्ट टू द वोट, दे कैन ओनली डिस्कस इट इन द पार्लियामेंट। ये भी एक प्रोविजन है जिसके थ्रू इसकी इंडिपेंडेंस क्या
इंश्योर की जाती है। अदरवाइज पार्लियामेंट को थ्रेटन कर लेता कि नहीं, अगर आप हमारा काम नहीं कर लेते मैं आपके एक्सपेंसेस को क्या कर लूँगा, रिड्यूस कर लूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है, एक बार उनको फिक्स किया गया फिर उनको क्या किया जाता है, इनको रिड्यूस नहीं किया जाता, उनको चेंज नहीं किया जाता। दे आर ओनली डिस्कस्ड बट नॉट सब्जेक्ट टू द वोट। नेक्स्ट इज द फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस। ये भी एक प्रोविजन है जिसके थ्रू इनके इंडिपेंडेंस को इंश्योर किया जाता है। फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस, वंस द जजेस आर अपॉइंटेड टू देयर ऑफिसेस whether in case of Supreme Court or High Court, their service conditions are not varied to their disadvantage. They are not reduced. अगर इनकी सैलरी है उसको रिड्यूस नहीं की जाएगी। और ये क्यों है? टू इंश्योर देयर इंडिपेंडेंस। ऐसा हो सकता था वरना अगर जजेस ने गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट वोट दिया, लेजिस्लेचर के अगेंस्ट कोई जजमेंट दिया, तो उस टाइम क्या कर सकते थे, लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव क्या कर सकता था, उनकी जो सर्विस कंडीशंस है वो इनको रिड्यूस कर लेता। फॉर एग्जांपल 6 साल की जगह वो 3 साल ही रखते, है ना। 65 इनके सब सुप्रीम कोर्ट की जो हाईएस्ट एज है, या जो हाई कोर्ट में जो जजेस की हाईएस्ट एज है दैट्स 62 और 65 इनके सब सुप्रीम कोर्ट, वो उसको रिड्यूस कर लेते, 50 तक पूछाते, 45 तक पूछाते, इवन की 58 तक। दैट मीन्स इनकी सर्विस कंडीशंस को अल्टर किया जाता, वो एक बदला होता वहां पे। जो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर किन से लेता, जुडिशरी से लेता या जुडिशियल मेंबर से लेता। इन केस अगर वो कोई ऐसा जजमेंट देता वो किसके खिलाफ होता, जुडिशरी या एग्जीक्यूटिव के खिलाफ होता है, लेजिस्लेचर के खिलाफ होता। उस चीज को बचाने के लिए इनकी जो सर्विस कंडीशंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या रखे है, फिक्स्ड रखे हैं। Next is the conduct of the judges cannot be discussed in the parliament, the state legislature. जजेस जो है वो कोर्ट में कौन सा, जब वो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर लेंगे, वो क्या कहती है, उनका जजमेंट क्या रहता है, वो ना किसी पार्लियामेंट में डिस्कस किया जा सकता है, ना किसी स्टेट लेजिस्लेचर में, प्रोवाइडेड उस जज का ही किया जाता है जिसका इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या हो, जिसका इम्पीचमेंट प्रोसेस प्रोग्रेस में हो किसी भी लेजिस्लेचर में, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो चाहे वो पार्लियामेंट हो। तो नेक्स्ट इज द बैन ऑन द प्रैक्टिस आफ्टर द रिटायरमेंट। जब जजेस जुडिशियल मेंबर जब रिटायर होते हैं, स्पेशली जजेस जब रिटायर होते हैं, तो वो बाद में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, रिटायरमेंट के बाद वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। वो प्रैक्टिस कर सकते हैं बट आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया दे कैन नॉट प्रैक्टिस। ये क्यों रखा गया है कि अगर ऐसा प्रोविजन नहीं रखा होता तो शायद वो अपने लालच में इस टाइम वो किसी को फेवर कर लेते, वो इस होप में फेवर कर लेते कि फ्यूचर में आफ्टर द रिटायरमेंट वो बंदा मुझे फेवर कर लेता। फॉर एग्जांपल अगर मैं वहां जाता, अगर कोई और वहां जाता, अंबानी की बात करेंगे, अगर अंबानी वहां कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाता तो जज उसको देख के फेवर कर लेते कि आज जो रिटायरमेंट के बाद ये मुझे फेवर करने वाला है, ये मुझे अपने बिजनेस में किसी अच्छी पोस्ट पर रख लेगा या कुछ और। तो इस तरह से इस चीज को खत्म करने के लिए, दैट मीन्स इस चीज को खत्म करने के लिए ये प्रोविजन रखा गया है। नेक्स्ट वन इज द पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। हाँ, ऑफ कोर्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, अगर कोर्ट का कोई ऑर्डर है, कोई जजमेंट है, आप उसको वायलेट नहीं कर सकते। अगर आपने उसको वायलेट किया तो इसके पास पावर है, वो इस चीज के लिए किसी को सजा दे सकता है। द लास्ट वन इज द फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ। जो चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इनमें जो स्टाफ होता है, वो ये खुद ही अपॉइंट कर लेते हैं। एग्जीक्यूटिव अपॉइंट नहीं करता, वो खुद ही अपॉइंट कर लेते हैं। ये फ्रीडम उनको दी गई ताकि इनके इंडिपेंडेंस बनाए रखे किस चीज से, बाकी जो 2 ऑर्गन्स है जैसे एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, उनसे इनके इंडिपेंडेंस को बनाए रखने के लिए ये चीजें भी प्रोवाइड की गई है। और मोस्ट ऑफ ऑल आपने पढ़ा भी होगा जो आर्टिकल 50 है, आर्टिकल 50 that's contained in the direct principles of the state policy that also says that कि स्टेट के लिए जरूरी है कि वो जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से सेपरेट करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है, प्लीज आप पूछिएगा। थैंक यू।